मरने वाला ईरान का एक कट्टरपंथी तानाशाह अयातुल्लाह खामेनेई, मारने वाला अमेरिका और इजराइल, मरवाने वाला सऊदी अरब। जश्न कहां हो रहा है? ईरान में, लेकिन मातम भारत में और सवाल मोदी से। नमस्कार, मैं हूं विनीत वाजपेयी और आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म संवाद। क्या जमाना आ गया है। एक जालिम कट्टरपंथी मर गया जिसे अपने ही देश में हिजाब ना पहनने वाली हजारों बेटियों तथा महिलाओं के साथ बलात्कार करवाया। लाखों लोगों का विरोध करने पर कत्ले आम कर दिया। अगर वह मर गया तो उसका मातम भारत में क्यों? अरे भाई, लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर, कानपुर, पता नहीं कहां कहां सड़कों पर लोग मातम मना रहे हैं। कौन था वह तुम्हारा? इतिहास जानते हो अपना? कहां से आए थे तुम? क्या तुम ईरान से आए थे, या तुम अमेरिका से आए थे, या फिर सऊदी अरब से? तुम यहीं के हो भाई, भारतीय, इंडियन। अगर भारत की धरती पर किसी विदेशी कट्टरपंथी तानाशाह की मौत पर सड़कों पर भीड़ उतर आए, अगर नारे गूंजे, अगर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़े, तो एक सवाल सीधा सीने में उठता है। क्या हमारी संवेदनाएं अब आतंकवादियों और कट्टरपंथी देशों से संचालित होंगी? क्या भारत की सड़कों का तापमान अब तेहरान, वाशिंगटन और तेल अवीव की राजनीति तय करेगी? देखिए, आज मुद्दा किसी मजहब का नहीं है, मुद्दा है प्राथमिकता का, कि राष्ट्र प्रथम या मजहब। हाल ही में ईरान के कट्टरपंथी तानाशाह अयातुल्लाह अली खामेनेई को लेकर दुनिया भर में चर्चा रही। उसके समर्थक उसे आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते हैं, लेकिन वह एक कठोर तथा दमनकारी तानाशाह था। ईरान में महिलाओं के अधिकारों को लेकर बड़े बड़े आंदोलन हुए, हिजाब कानूनों पर सड़कों पर विरोध हुआ, असहमति जताने वालों पर कार्रवाई की खबरें आईं। कितने कत्लेआम हुए? यह कोई छिपी बात नहीं है, यह अंतरराष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा रहा है। देखिए, ईरान का टकराव लंबे समय से संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल से रहा है। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को लेकर सऊदी अरब के साथ प्रतिस्पर्धा भी जग जाहिर है। यह पूरा समीकरण भू राजनीति, तेल, सामरिक प्रभुत्व और वैचारिक प्रभाव का खेल है। लेकिन सवाल यह है कि वैश्विक शक्ति संघर्ष का भारतीय मुसलमानों से क्या रिश्ता है? और यही बात सीधे दिल पर चोट करती है कि पहलगाम में जब आतंक की विभीषिका में 26 मासूम हिंदुओं की जान ले ली थी, तब क्या हमने वही उबाल देखा था? क्या श्रीनगर की सड़कों पर वैसी ही भावनात्मक लहर उठी थी? क्या देश के हर कोने में वैसी ही बेचैनी दिखाई दी थी? और अगर उस समय शांति थी, तो आज एक कट्टरपंथी तानाशाह की मौत पर उफान क्यों? यह तुलना तो सवाल खड़े कर जाती है। क्या हमारे नागरिकों का रक्त कम मूल्यवान है? क्या भारत की धरती पर बहा खून हमें विचलित नहीं करता है, जितना हजारों किलोमीटर दूर की एक कट्टरपंथी तानाशाह की मौत पर? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र अवश्य है, यहां पर हर व्यक्ति को शोक मनाने का अधिकार है,
लेकिन अधिकार के साथ उत्तरदायित्व भी आता है। जब भावनाएं सार्वजनिक प्रदर्शन बनती हैं तो केवल निजी भावनाएं नहीं रह जाती हैं, वे सामाजिक संदेश बन जाती हैं। अगर भारत की सड़कों पर आक्रोश दिखे तो वह भारत के लिए दिखना चाहिए। अगर भीड़ उतरे तो भारत के नागरिकों के लिए उतरे। अगर नारे लगे तो भारत की सुरक्षा और न्याय के लिए लगे। विदेशी घटनाओं पर मत रखना गलत नहीं है, लेकिन जब अपने देश की त्रासदियां अपेक्षाकृत शांत प्रतिक्रिया पाती हैं तो विदेश की राजनीति पर तीव्र उबाल आ जाता है। तो आत्ममंथन आवश्यक है भाई, सोचना तो पड़ेगा ही। इस पूरे परिदृश्य में राजनीति भी जुड़ती है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर बहस हो रही है कि वे ईरान के साथ क्यों नहीं खड़े हैं और भारत को ईरान के साथ क्यों खड़े होना चाहिए। पश्चिम एशिया के देशों विशेषकर इजराइल, सऊदीया, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों की संख्या 40 से 45 लाख के लगभग मानी जाती रही है। और ये लोग केवल संख्या में नहीं है, वे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण रेमिटेंस हैं। हर वर्ष अरबों डॉलर भारत में आते हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर शहरी निवेश तक प्रभाव डालते हैं। और व्यापार की दृष्टि से भी खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा आयात, विशेषकर कच्चा तेल, गैस का बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से आता है। और भारत का पश्चिम एशिया के साथ व्यापार कुल 27% से अधिक है। और इसके अगर हम मुकाबले ईरान से तुलना करें तो ये नगण्य माना जा सकता है। फिर हम ईरान के साथ क्यों खड़े रहें? हम अपने नागरिकों के साथ क्यों ना खड़े हो, जिसका 40 से 45 लाख की आबादी इन गल्फ कंट्रीज में है। देखिए, ईरान के साथ संबंध पूरी तरह महत्वहीन नहीं है। चाबहार पोर्ट जैसे सामरिक प्रोजेक्ट भारत के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, विशेषकर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए। लेकिन यह भी सच है कि प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय दबावों के कारण द्विपक्षीय व्यापार का स्तर बहुत कम पड़ गया है। वहां भारतीय नागरिकों की संख्या तो लगभग नगण्य है। तो सवाल यही है कि आज का भारत सोशल मीडिया के दौर में जी रहा है। फिर एक वीडियो, एक पोस्ट, एक भावनात्मक अपील पर भीड़ तैयार हो जाती है। लेकिन क्या हम इतनी ही तत्परता से अपने देश के घावों पर कभी एकजुट हुए हैं? पहलगाम जैसी घटनाओं पर क्या हम इसी तरीके से एकजुट हुए हैं? क्या हम उतनी ही आवाज अपने सैनिकों और अपने नागरिकों के लिए उठाते रहे हैं? यह प्रश्न होना चाहिए हर व्यक्ति के मन में। देश से बड़ा कोई नेता नहीं होता, देश से कोई बड़ी विचारधारा नहीं होती, और देश से बड़ी कोई भावनात्मक पहचान नहीं होती। अगर 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या पर हमारी प्रतिक्रिया नहीं टूटती, शून्य रहती है, और पाकिस्तानी जैसे कट्टरपंथी देशों के लिए उबाल देखने को मिलता है, तो यह किस प्रकार का राष्ट्रवाद है? इस पर सवाल उठना नफरत का प्रश्न नहीं, नागरिक चेतना का प्रश्न है। तो समय आ गया है कि हम तय कर लें हमारी पहचान क्या है, हमारी निष्ठा कहां है, हमारा पहला आक्रोश किसके लिए होना चाहिए। भारत की सड़कों पर जो आवाज उठे वह भारत के लिए उठे, भारत के नागरिकों के लिए उठे,
भारत की अस्मिता के लिए उठे। बाकी दुनिया अपनी राजनीति खुद ही संभाल लेगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। आपसे अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे अगला अंक प्रस्तुत करने में आसानी रहे। साथ ही वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।